एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं अपनी पूरी एमबीए जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जब मेरी फैमिली में कोई भी एमबीए नहीं था, कोई गाइड करने वाला ही नहीं था कि एमबीए एग्जाम्स कैसे क्लियर होते हैं, कट टू द पॉइंट जब मैं फाइनली आईआईएम अहमदाबाद पढ़ने गई। मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे शहरों से आते होंगे जहां शायद किसी को आईआईएम का मतलब भी नहीं पता होगा, तो डोंट वरी, दिस चैनल इज मेड फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू। चाहे आप एमबीए कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज में हो, स्किल्स बिल्ड करना चाहते हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट कमेंट्स में डाल दिया करो एंड आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं विद दैट वेरी मोमेंट जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे एमबीए करनी है और ये डिसीजन कैसे बना। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी फैमिली में कोई भी एमबीए नहीं था। मेरे मम्मी पापा इनफैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं एंड सारे के सारे रिश्तेदारी में भी सब या तो टीचिंग में है या कोई ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही है। तो मुझे ना हमेशा ये बताया जाता था कि जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब ही चुनना। लेकिन मेरे मन में था कि मुझे एमएनसी में जॉब करना है या अपना बिजनेस खोलना है, तो इसलिए मैंने 10th क्लास के बाद ना कॉमर्स ऑप्ट कर लिया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का 12th क्लास में एक सपना होता है जो टूट जाता है, चाहे फिर वो इंजीनियर हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो। उसी तरह मेरा एक सपना था कि मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना था, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे रिनाउंड कॉलेज, इनफैक्ट इंडिया का सबसे रिनाउंड कॉलेज है कॉमर्स में। एंड ड्यू टू सम मार्क्स मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, बट उसके बगल में एक कॉलेज था किरोड़ीमल कॉलेज, वहाँ एडमिशन हुआ। तो वो जो एक इंस्टेंस था ना 12th क्लास वाला, उसके कारण मैं एकदम टूट गई थी उस टाइम पे। लाइक आई वॉन्ट लाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मानने लग गई थी उस मोमेंट को। तो जब कॉलेज शुरू हुआ ना, तो कुछ दिन तक तो मुझे होश ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। बट जब फाइनली थोड़ा हौसला बढ़ना शुरू हुआ कि नहीं कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, तो उस समय पहली बार मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि कोई बात नहीं, वो कॉलेज तो नहीं मिल पाया ना जहां जाना था, लेकिन अब वो बिजनेस स्कूल जरूर मिलेगा जहां एडमिशन चाहिए। तो ऐसा समझो कि मेरा एमबीए करने का रीजन काफी स्टूपिड रीजन था, पर्सनल रीजन था कि मुझे प्रूव करना था खुद को कि मैं इंडिया के सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल में पढ़ सकती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि किसी का भी ये रीजन नहीं होना चाहिए एमबीए करने का। मतलब सोचो, अगर खुद को प्रूव करना है कि आप डिजर्व करते हो, तो उसके लिए 25 लाख थोड़ी खर्चोगे। अपने आप को वैसे भी समझाया जा सकता है, बट उस समय जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी, दिस इज जेन्युइनली द बिगेस्ट रीजन आई वांटेड टू डू एमबीए एंड आई वांटेड टू डू इट इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज। तो इसके बाद ना शुरू हो गया गाइडेंस वाला स्टेज। आप इस तरह समझो कि मेरे स्कूल में कोई आईआईएम नहीं गया था, मेरे कॉलेज में बहुत ही रेयर कोई गया होगा, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं था, और मेरे एटलीस्ट सराउंडिंग में किसी ने आईआईएम का नाम भी नहीं सुना था। आज की डेट में भी मेजॉरिटी ऑफ माई रिश्तेदार थिंक कि मैं अहमदाबाद पढ़ने इसलिए गई थी कि मुझे जलंधर में कोई एडमिशन नहीं मिली। दे डोंट नो व्हाट आईआईएम्स आर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं पूछती भी किसको कि तैयारी करते कैसे हैं। दैट इज वाई मैंने अपना सबसे ज्यादा टाइम फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज का सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में लगाया, टू रीड ऑनलाइन कि एमबीए में होता क्या है और प्रिपरेशन कैसे होती है। जब मैंने ये चीज पढ़ी तो मुझे क्लियर हो गया कि कॉलेज के मार्क्स को इग्नोर करना वुड बी अ ब्लंडर। एंड ये चीज भी पता लगी कि सिर्फ पहले 4 सेमेस्टर्स के मार्क्स ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब मैं एग्जाम लिखूंगी तब तक सिर्फ उन्हीं का ही रिजल्ट आया होगा। तो मैंने पहले 4 सेमेस्टर्स के लिए ये क्लियर कट गोल बना लिया कि मैंने अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है, मैंने हर क्लास अटेंड करनी है और नोट्स भी लेने हैं। लेट मी गिव अ शाउट आउट टू टुडे स्पॉन्सर एज वेल, व्हिच इज ओसवाल बुक्स। तो ओसवाल बुक्स की 2 बुक्स आती हैं जो कि इन्होंने लेटेस्ट एडिशन में को इस बार भेजी है। मैंने लास्ट ईयर भी चैनल पे रिकमेंड की थी, मुझे काफी अच्छी लगी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था स्टूडेंट्स का। तो ओसवाल बुक्स की ना एक बुक ऐसी है विच इज कॉल्ड कैट 25 ईयर पास पेपर्स। इसमें आपको कैट 2022 और 21 का फुल पेपर, जो एक्चुअल पेपर आया था सारे स्लॉट्स का, वो इसमें मिल जाएगा। बट उसी के साथ साथ ना मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लगती है कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है। मैं उसका आपको मतलब समझाती हूँ। अब मैथ्स में एक टॉपिक होता है अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में भी एवरेजेस एक चैप्टर होता है। तो एवरेजेस का इस बुक में पहले तो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं जो कि बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, एंड देन उसके बाद हर साल में क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है विद द ईयर एंड विद द सॉल्यूशंस इसमें मेंशन्ड है। इसी तरह से उन्होंने वीएआरसी इंग्लिश के सेक्शन में और डीआईएलआर रीजनिंग के सेक्शन में भी उनको सेग्रीगेट करके मेंशन किया हुआ है कि कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आया था। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप में से कोई भी पर्सन को पास्ट ईयर पेपर्स ऐसे सेग्रीगेटेड चाहिए हो, तो वो डेफिनेटली इस बुक को चेकआउट कर सकते हैं। सो इन बुक्स के लिंक्स मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, यू कैन चेक देम आउट। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पड़ाव पे लेके जाते हैं, विच इज अनफेयर
एडवांटेज। तो मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी और मुझे ऐसा समझ में आ गया था कि मेरी मैथ्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, आई विल हैव टू वर्क अ लॉट ऑन इट। एंड जब तक मैंने कैट का एग्जाम लिखना था अभी बहुत टाइम पड़ा था। जब मैं और ज़्यादा आंसर्स पढ़ने लगी कोरा पे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे यार इतने सारे इंजीनियर्स हैं जो कि पेपर लिखेंगे और मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी। फिर मुझे ये भी लगा कि इतने सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो पेपर लिखेंगे, मैं फ्रेशर थी। तो एक ना कंपैरिजन सा मन में आने लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। बहुत ही सेल्फ डाउट हो रहा था। अभी मैंने शुरू भी नहीं की थी तैयारी, उससे भी पहले। तो अपने आप को इस सेल्फ डाउट से भगाने के लिए मैंने एक अनफेयर एडवांटेज प्लांट की। अनफेयर एडवांटेज का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा किया जो बाकी नहीं कर रहे थे, जिसके कारण आपको एक एज मिल गया। तो मुझे वो एज इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट की। मैंने पता किया कि अगर आपको कोचिंग लेनी हो, जो कि मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी, मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे अपनी प्रिपरेशन के लिए 6 महीने एक्स्ट्रा देने चाहिए टू गेट दैट अनफेयर एडवांटेज इवन बिफोर आई बिगिन माई कोचिंग। तो मैंने बैक कैलकुलेशन की कि मेरा पेपर था नवंबर 2017 में, तो मैंने कोचिंग लेने का प्लान किया जनवरी 2017 में। और उससे भी 6 महीने पहले मैंने अपनी मैथमेटिक्स की फाउंडेशन रखनी शुरू कर दी थी। फाउंडेशन रखने का मतलब कि मैंने ऐसे ही सेल्फ प्रिपरेशन बुक्स यूज की, उसी से ही कॉन्सेप्ट्स देखे, यूट्यूब से वीडियोस देखी और खुद से वो बेस लेवल क्वेश्चंस, वो इजी से क्वेश्चंस करने शुरू किए ताकि मेरी फाउंडेशन बन जाए। अगर आप में से कोई भी मैथ्स में उतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं एक और वीडियो आपको रिकमेंड करूंगी जो मैंने रिसेंटली चैनल पे बनाई थी। वो आपको हेल्प करेगी इन हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द क्वांट सेक्शन ऑफ द कैट एग्जाम। अब जो नेक्स्ट स्टेज आई ना, वो थी क्वेश्चन नहीं हो रहे स्टेज। तो जब आप खुद से तैयारी करते हो ना, तब एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि मान लो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी समझ में आ गई, पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। आप पक्का इस चीज को फेस कर रहे होगे अपनी बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन में, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। एंड जब ये स्टेज मेरे साथ आ रही थी ना, तब मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। एंड थैंकफुली मुझे थोड़ा समय लगा, पर ये चीज़ समझ में आ गई। एंड आई होप आपको जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाए कि आप तैयारी करते हो टू लर्न एंड नॉट टू सॉल्व। ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार दोहराती रहती हूँ इस चैनल पे। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो विद द इंटेंट ऑफ लर्निंग कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, चाहे वो इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, डजंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्या आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर थी, क्या आपको समझ में आया आफ्टर लुकिंग एट द सोल्यूशन कि उसे सॉल्व करना कैसे था। एंड जो भी आपने उस क्वेश्चन से सीखा, क्या आपने उसे नोट डाउन किया। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन और सबके साथ शुरू में ऐसा ही होता है, फिर भी वो लोग 99 प्लस स्कोर करते हैं एंड में। दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल जर्नी। अब 6 महीने पास हो गए, मेरा काफी हद तक बेस लेवल बिल्ड हो गया था। डजंट मीन कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, मैंने सिर्फ उतने क्वेश्चंस किए जितने मुझसे हो पा रहे थे, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी कॉलेज के एकेडमिक्स और प्रोफाइल बिल्डिंग। अब अगली स्टेज आई विच आई वुड कॉल ओवरवेलमिंग स्टेज। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया and I saw that my life became so overwhelming. College, internships, assignments, coaching, सारा कुछ एक ही साथ हो रहा था and I just started feeling so overwhelmed कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना सब इकट्ठे कैसे मैनेज करना है। उस समय ना एक और बहुत क्रिटिकल चीज़ हुई थी। तो मैं अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल की मेंबर थी और मेरी कमेटी में बहुत ज़्यादा काम होता था, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता था कॉलेज में। तो मेरे को एकदम इतना ओवरवेलमिंग फील हो रहा था कि मैंने एक दिन डिसाइड किया कि आई हैव टू सेट माई प्रायोरिटीज। आई हैव टू डिसाइड कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। एंड जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो ऑब्वियसली वो कैट एग्जाम क्लियर करना था एंड बाकी की सारी चीज़ें कम प्रायोरिटी दिखने लगी। तो उसमें से एक वो कॉलेज की सोसाइटी भी थी, प्लेसमेंट सेल। तो मैंने जब अपने सीनियर्स को ये चीज़ बताई कि मैं ना सोसाइटी छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने एग्जाम पे फोकस करना है, मुझे उन्होंने एक चीज़ बोली थी, मेरे सीनियर्स ने, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला था कि यार तुम कैसे एक अच्छी मैनेजर बनोगी अगर तुम अभी ही अपनी लाइफ में चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही। दिस इज माई रिस्पॉन्स टू नॉट ओनली देम बट टू एवरी सिंगल पर्सन जो आज ये बात सुन रहा है। आप मैनेजर बनने के लिए MBA करने चाह रहे हो, आपको ऑलरेडी मैनेजर होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अपने ऊपर ओवर बर्डन, अनड्यू बर्डन मत डालो। अपनी सारी वो चीज़ें जो आपके दिमाग में आती है ना कि आज मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है,
वो एक जगह पे लिख लो और सामने लिखो कि कौन सी चीज़ P1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सिर्फ उसी पे ही फोकस करो, बाकी चीज़ों को साइडलाइन कर दो। तो जब मुझे ये चीज़ समझ में आई, मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ क्लासेस अटेंड करने जाऊंगी कॉलेज में, बिकॉज एकेडमिक मार्क्स वर इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैं कोचिंग जाऊंगी, लेकिन कोई क्लब सोसाइटी नहीं, कोई इंटर्नशिप नहीं, ये सारी चीज़ें समर वेकेशन के लिए रखते हैं। अभी फिलहाल कोचिंग इज दी नंबर 1 प्रायोरिटी। मैंने अपने लिए एक और रूल बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक दिन में 1 या 2 घंटा कैट एग्जाम को देना है, विच मीन्स कि कोचिंग से आने के बाद कभी भी कोचिंग वाले टाइम को अपना प्रिपरेशन टाइम मत गिनना। वहां सिर्फ आप सीखते हो, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना या उसकी प्रैक्टिस करना एक्चुअल प्रिपरेशन होती है। तो आई डिसाइडेड कि वो जो एक्चुअल प्रिपरेशन है ना, वो मिनिमम 1 या 2 घंटे होगी ही होगी, और एक ही टाइम पे होगी रोज। तो लेट्स से कि कॉलेज से आने के बाद मैं कोचिंग चली जाती थी, 3 से 5 कोचिंग गई। कोचिंग के भी बाद जब मैं वापस आ गई, तब शाम को बिफोर डिनर 7 to 8 या फिर के उस टाइम के आसपास मैं 2 घंटा डिवोट करके पढ़ाई करूंगी कैट एग्जाम की। तो मेरा वो ओवरवेलमिंग स्टेज भी खत्म होने लगा था, बिकॉज ऐसा कोई बर्डन नहीं बचा था। लेकिन द नेक्स्ट स्टेज दैट केम वाज दैट ऑफ कंपैरिजन। अब कोचिंग में, खास तौर से ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि आप एक रूम में बैठे हो और वहां पर बाकी बच्चे आपको हमेशा अपने से ज्यादा स्मार्ट ही लगेंगे, एंड वो शायद होते भी है, मेरे से तो थे ही। तो वो लोग क्वांट के क्वेश्चंस इतनी जल्दी सॉल्व कर लेते थे कि मुझे ना ऐसे डाउट आने लगा कि यार मैं कैसे इनके साथ compete करूंगी। ये तो 10 सेकंड में आंसर निकाल लेते हैं, मेरे को तो 2 मिनट में भी नहीं निकल रहा है। हाउ विल आई बी एबल टू compete विद देम। उनमें से कई सारे इंजीनियर्स भी थे, और ज्यादा वो डाउट आने लग जाता है कि यार क्या मेरी कोई जगह भी है किसी MBA कॉलेज में। इसके लिए भी मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बना रखी है इंजीनियर्स वर्सेस नॉन इंजीनियर्स के कॉन्सेप्ट पे, डू वॉच इट। बट आई वॉज रियली नॉट कंफर्टेबल विद दिस होल कंपैरिजन गोइंग ऑन, कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर हर दिन जाते हुए मुझे यही लगेगा कि यार वो लड़का फिर से जवाब दे देगा और मुझे फिर से नहीं आएगा। इस चीज को ओवरकम करने में ऑनेस्टली मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ, खुद पे बहुत ऐसा हो जाता है कि यार क्यों नहीं कर पा रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई लर्न कि इट इज ओके टू नॉट बी गुड एट एवरीथिंग। आई जस्ट एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मेरी मैथ उतनी अच्छी नहीं है, बट आई फाउंड आउट कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने क्या किया कि अपना फोकस रीजनिंग के क्वेश्चंस पे लगाना शुरू किया। मैथ को मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि हाँ ठीक है, उसका 10 सेकंड में होगा, मेरा 2 में भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जो बेंचमार्क्स बनाए वो खुद के बेंचमार्क्स बनाए, दैट वर्कड फॉर मी। लेकिन एट द सेम टाइम लॉजिकल रीजनिंग, जो कि मेरी ऑलरेडी स्ट्रेंथ थी, उसको मैंने फर्दर और ज्यादा स्ट्रेंथन करना शुरू किया, ताकि जब DILR की क्लास चल रही हो उस समय मैं अपने इनपुट्स देने से ना डरूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं या डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। आपके ना कुछ स्ट्रेंथ एरियाज होने बहुत जरूरी हैं, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस रहे, एंड तक रहे, कि एटलीस्ट कुछ तो है जिसके दम पे यू कैन बिलीव कि आई एम गुड एट दिस थिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड इट फर्दर, क्योंकि वो आपको दूसरे वाले से, क्वांट वाले से उतना डीमोटिवेट नहीं होने देगा। तो बड़ा मजा आता होता था फिर कोचिंग में कि जब DILR की क्लास चल रही होती थी, तो जब क्वेश्चन पूछते थे मैं एकदम फटाफट आंसर कर देती थी। तो वो पर्सन जो क्वांट के क्वेश्चंस बड़ी जल्दी सॉल्व करते थे, मुझे ऐसे लुक्स देते होते थे कि अच्छा इसका कैसे हो गया। तो मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ एरिया जरूर बना के रखो, वो आपको मोटिवेटेड रखेगा इन दी जर्नी। आपके लिए जो वर्क करता है वो आपसे बेटर किसी और को ना पता होगा, ना आप किसी को समझा पाओगे। तो अपने मन की हमेशा सुनना और कोशिश करना कि जो भी डिसीजन आपके लिए वर्क करता हो, आप हमेशा उसको टेकअप करना, रादर देन लिसनिंग टू समबडी एल्स जिसकी खुद की लाइफ शायद फिगर्ड आउट ना हो। तो बस आगे की स्टोरी ये है कि मैंने अपने घर जाके एग्जाम लिखा, 99.09 परसेंटाइल मार्क्स आए, सारे IIMs और FMS से कॉल भी आया, और IIM बैंगलोर के अलावा बाकी सारे कन्वर्ट भी हुए। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप MBA एस्पिरेंट नहीं भी हो, अगर आपको कभी भी एडवाइस की, सजेशंस की या किसी चीज की जरूरत है जो शायद मैं अपने IIM टैग की वजह से लोगों से पता करवा सकती हूँ, फील फ्री टू एड इट इन द कमेंट्स। मैं वैसे भी उस टैग का कुछ कर नहीं रही हूँ, फुल टाइम यूट्यूब पे ही हूँ, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रीच आउट टू पीपल हु नो दैट एंड गेट बैक टू यू इन द कमेंट्स इटसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप CAT 2023 एस्पिरेंट हो तो ये प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। बाय गाइस।